हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट 2023 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमारा ये सेकंड नंबर का होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है। तो यह ऐसा जो नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है, आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये आपके राज्य है, तो इसमें आपको बताना है कि यह कौन से राज्य में यह गायन नृत्य होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर होता है कि मिजोरम, झारखंड, असम या छत्तीसगढ़। तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा मिजोरम। यह जो नृत्य है मिजोरम का है। देखिए इस नृत्य में आमतौर पर जो है ये 6 से 8 लोग होते हैं। जो है इसे मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य रूप में भी जाना जाता है। जो चिराव नृत्य जो है मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। ठीक है, सबसे पुराना है, कैसा भी सबसे पुराने नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये ए नंबर सही हो जाएगा। यह जो है चिराव जो है मध्य प्रदेश का एक नृत्य है। आगे देखते हैं। ये अगला प्रश्न है। ऊँटधार भी थोड़ा प्रश्न इसमें बड़े बड़े आते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो खेजड़ी जो है कि वृक्ष में के बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है कि खेजड़ी के बारे में ये जो ABCD के रूप में कथन दिए गए इसमें से आपको कौन सा सही है ये आपको बतलाना है। देखिए ए नंबर करें, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तभी तो भाई ये रेगिस्तान स्थान में सर्वाइव कर पा रहा है। तो मतलब ये भी सही है। फिर इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी के कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक, मतलब इनमें कीड़े भी नहीं लगते। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही है। अगला करें, डी नंबर करें, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। नहीं, यह वृक्ष छायादार नहीं होता है। देखिए छायादार होता है तो ये नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए ABC किस ऑप्शन में है। तो इसका सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ABC सही हो जाएगा। ABC सही हो जाएगा। देखिए खिजड़ी वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपीस साइनेरिया है। क्या भाई? प्रोसोपीस साइनेरिया। ठीक है, तो इसका जो खिजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है जो प्रोसोपीस साइनेरिया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसे भारत के इस खिजड़ी वृक्ष को भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए इसको भी देखते हैं। देखिए जैसे महाराष्ट्र में इसे और उत्तर प्रदेश में इसे समी के नाम से खिचड़ी को जाना जाता है। तेलंगाना में जम्मी के नाम से, और गुजरात में खिजरों के नाम से, और राजस्थान में खिचड़ी के नाम से, और हरियाणा में जंत के रूप में जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र यूपी में समी के नाम से जाना जाता है, और तेलंगाना में जम्मी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में आपको खिजरों के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में खिचड़ी के नाम से, और हरियाणा में आपका जानती के नाम से जाना जाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये मुख्यतः जो आप जानते हैं कि रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं या कम जल में बढ़ सकता है। इसके फल पकाकर खाते हैं। फिर इसके फल जो है पकाकर खाते हैं। क्षेत्र के जो जानवर होते हैं खिचड़ी की पत्तियों को खाते हैं। तो आप इसमें इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपका यहाँ ABC सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्न में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों में से समूह में चुनिए। तो इसमें आपको चुनना है कि 3 पेट्रोलियम उत्पादों में से कौन सा सही, यानी कि मोम, कोल, तार, ग्रीस। तो आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। तो पेट्रोलियम उत्पादों के समूह में मोम, कोल, तार और ग्रीस है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। देखिए और जो है इसमें जैसे पैराफिन भी होता है, ये भी याद रखिए। पैराफिन भी बना सकता है ऑप्शन में पैराफिन। हाँ, और देखिए
बिटुमेन, बिटुमेन भी इससे प्राप्त होता है। ओगन, ओगन तेल आदि। ठीक, तो इस प्रकार आप इन्हें भी याद रखिए, पैराफिन भी, बिटुमेन भी, ओमन और तेल। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि, देखिए ये दिशा से संबंधित है, तो एक प्रश्न आपका आता है, कह रहे हैं किसी एडवोकेट का घर यक्ष पर है, और देखिए आप बना ऐसे बनाते हैं, चलिए एडवोकेट भाई की क्या है, घर जो है, हाउस जो है, मान लीजिए नहीं यक्ष पे है, तो हाउस इसको यक्ष से डिनोट कर दीजिए, हाउस है, फिर यक्ष है, और कोर्ट वाई पर है स्थित है, मतलब कोर्ट जाते हैं तो घर उनका वाई स्थान पर है। अगले, एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, एडवोकेट पहले पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक पूर्व में है, तो देखिए यक्ष के ठीक पूर्व में इधर जाएगा, तो ए हो गया भाई, यहाँ पे आ गए, तो ये कितना चले 100 मीटर, ठीक है, फिर मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण, देखिए ए के ठीक दक्षिण इधर आएगा, जो कितना है 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह ये कहाँ पर पहुंच गए, बी पर। फिर देखिए कह रहे हैं कि फिर वह सी पर जाते हैं तो बी के ठीक पश्चिम में 50 किमी, तो भैया 50 किमी यहाँ जाएंगे, 50 किमी यहाँ सी पे आ गए, तो कितना चले 50 मीटर में चले। और अंत में वह वाई को पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में, देखिए उत्तर इधर आ जाएगा, ठीक है, तो आपकी 4 दिशाएं आप जानते हैं ऐसे होता है, वो ये उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है और पश्चिम है, ठीक है। तो ये कहाँ गए, यहाँ पहुंच गए, ये वाई पे पहुंच गए, ठीक है, वाई पे चले तो कितना 60 मीटर चले, ठीक, तो वाई पे, अब यही आपका क्या हो गई, पोर्ट हो गई, ये पोर्ट वाई पे क्या हो गई, पोर्ट हो गई। तो अब कह रहे हैं कि अंत में वाई पर पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा, देखिए कोर्ट के सापेक्ष मतलब शासन यहाँ से देखना है, तो भाई यहाँ से कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक, तो ये कहाँ हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपका बी नंबर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला देखिए, देखिए अगला प्रश्न करेंगे, पैसा नंबर करें, कोई लड़का वलसाड़ से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड़ से चलकर 14 सितंबर 2022 को यह जो है 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी देखिए 2059 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल बताना। देखिए टाइम निकाल लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपकी चाल हो जाएगी, चाल बराबर जानते हैं आप, दूरी बटे समय होता है, ठीक। तो चलिए करें कि वलसाड़ से प्रस्थान की तिथि और समय, देखिए 12 सितंबर को प्रस्थान कितने 17:30 पर वह रवाना होता है बजे, ठीक, 17:30 पर वह रवाना होता है। और जो है नागरकोइल आगमन की तिथि और समय क्या है, 14 सितंबर, 14 सितंबर शाम के 5 बजे, 5 बजे, ठीक। तो इसमें देखिए ये इसके और बीच में आपका समय निकल कर जो आएगा वो कितना आएगा, 35 आवर 30 मिनट, ठीक है, इसका इतना निकल आएगा। तो इसको 30 मिनट को आप आवर्स में चेंज कर लेंगे, तो आवर्स में चेंज कर लेंगे तो 35.5 जो कि आपका आवर्स जो है ये पूरी समय पूरा निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको 2059 में आप डिवाइड कर देंगे इसको 35.5 से, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 58 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखिए अब जानते हैं चाल बराबर, चाल बराबर आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो आप यहाँ पे 2059 डिवाइड बाई 35.5, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ हो जाएगा सही, ठीक। तो इस प्रकार आप इसको निकाल लें। चलिए अगला देखते हैं, अगला है 67 नंबर, 66, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन निकालें, ये है, देखिए तो को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है, तो मिशन गंगा कौन से है जो जल को स्वच्छ करने के लिए चलाए गए, कह रहे जल शक्ति या नमामि गंगे। देखिए नमामि गंगे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये 2014 में चलाए, ठीक है। तो ये अगला है गंगा आमंत्रण अभियान
और जल शक्ति। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा नंबर सही हो जाएगा। जो गंगा को स्वच्छ करने के लिए जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। ठीक है, तो गंगा कार्य योजना जो है प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा 1985 में शुरू की गई एक मल्टी कोर परियोजना थी। ठीक, तो ये गंगा कार्य योजना जो है 1885 में चलाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गंगा नदी पर प्रदूषण को कम करना था और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है संबंधित इससे तीसरा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान। अगला देखिए कि भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई जो है प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों। तो इसमें आपको प्रोटीन समृद्ध स्रोत के बारे में कौन सा कहने की अंडे, दालें, मछली, फिर कहने की बादाम, मक्का, दूध, कहने की संतरा, मक्खन, अंडे या दही, दूध, चा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जिसमें प्रोटीन आप जानते हैं शरीर की वृद्धि करने में और जो है कहीं आपकी चोट या क्षति हो गई है तो उसको भरपाई करने में जो है सहायक होती है। ठीक है, तो बताइए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा अंडे, दालें, मछली। ठीक, इसमें जो है ये आपके प्रोटीन समृद्ध स्रोत है। ठीक है, तो आपका ये नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं सबसे अच्छे प्रोटीन का सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, फिर दालों में पाई जाती है। इस प्रकार आपका पहला सही है। आगे देखते हैं अगला देखिए, कहीं निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना। तो कहने की मतलब एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें आपको ऑप्शन चुनना है। देखिए पहले करें अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश आपका राज्य है, पुदुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला देखिए जम्मू और कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो ये भी दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। मिजोरम और झारखंड दोनों राज्य हैं। बिहार और नागालैंड दोनों राज्य हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा बचा? तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। पहला जो है आपका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी जो है आपको क्या है भी एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं वर्तमान में जो भारत में जो है 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो देखिए जो लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो लद्दाख, और आप जानते हैं कि लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, और देखिए लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार आपका पहला वाला सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समूह तट बंगाल की खाड़ी पर है। देखिए ये सब प्रश्न पिछले वर्ष इसमें से पूछे गए हैं और ये आते भी हैं। ठीक है, तो अब आप इनको याद रखना है कि कौन जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और कौन अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक, तो इन सबको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे देखते हैं समुद्र तट के देखिए बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, ये बताना है आपको। फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये देखिए आपको कौन सा इसमें सही हो जाए। देखिए अगर देखा जाए तो कर्नाटक जो देखिए बंगाल की खाड़ी आपकी इधर पड़ती है, हाँ ऐसे ये बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे देखिए कर्नाटक तो भाई इधर पड़ता है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ठीक, गुजरात भी आपका यहाँ पड़ता है तो ये भी कट गया। ठीक, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पड़ रहा है। ठीक, तो ये भी कट गया। तो कहने का मतलब पहला ही सही हो जाएगा। ऐसे आप देखिए नहीं याद आता तो आप वो कुछ माइंड में लगाइए कि यार ये तो इधर है, ये इधर है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसे आप करें। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जो होंगे बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन से आपके बंगाल की खाड़ी पर लगे हुए भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र के तट पर हैं और अरब सागर से लगे भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र के तट पर स्थित है। देखिए तो आपका पहला यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्य और संघ राज्य तट। देखिए जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये आपके कितने हो 1 2 3 4 5 6 जो हैं आपके केंद्र शासित और राज्य जो हैं ये कहाँ से लगे हुए हैं? आपके बंगाल की खाड़ी से। ठीक, तो याद रखिएगा कौन कौन? पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कहाँ से लगे हैं? समुद्र तट के बंगाल की खाड़ी से। और देखिए अब देखिए भाई अरब सागर से लगे हुए, अरब सागर से लगे हुए भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए जैसे गुजरात है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन और दीव,
दमन और दीव, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, केरल और लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली। ठीक, दादर और नगर हवेली। ठीक, लक्षद्वीप। तो ये अरब सागर से कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली। तो ये जो है अरब सागर से लगे हुए हैं। ठीक, इनको आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आपके आते हैं। तो आपका यहाँ पहला सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। देखिए मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य। देखिए मध्य प्रदेश से सीमा लगाने वाले राज्य आप जानते हैं कौन है? उत्तर प्रदेश है, यूपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ये आपके दिनांक कौन? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो अब यहीं पे आपको चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो देखिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। तो राज्यों के किससे किससे सीमा लगाती है, कौन कौन से राज्य हैं, तो राज्यों के बारे में आप जरूर पढ़िए। इससे आपके एक प्रश्न या 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है? फिर देखिए मतलब कौन से रोग जो है मच्छर काटने से होते हैं। देखिए करें कि निमोनिया नहीं, डेंगू बिल्कुल, खसरा, मलेरिया। तो आपका मलेरिया। ठीक, तो आपका जो है मच्छरों द्वारा जनित रोग कौन है? डेंगू और मलेरिया। तो इस प्रकार आप देखिए बी और डी किसमें है? बी और डी आपका तीसरे नंबर में सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मलेरिया का जो वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कौन भाई? मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए मलेरिया तभी फैलता है जब मलेरिया के मरीज को काटने वाली मादा मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटती है। ठीक है, तो ये मलेरिया फैलता है। और फिर देखिए डेंगू जो है मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इससे मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। जिसके लक्षण जैसे होता है डेंगू के, जैसे उल्टी आना, पीड़ा और दर्द, दाने। अगर कोई जैसे बहुत बहुत गंभीर हो गया तो खून की उल्टी आना, ठीक, नाक या मसूड़ों से खून आना गंभीर डेंगू के लक्षण होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहें किसी पारितंत्र में निहित है। देखिए कहें कि एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, या एक क्षेत्र के जीवित प्राणी व भौतिक कारक दोनों। फिर कहें कि एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो कौन सा सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। ठीक, तो पारिस्थितिक तंत्र के कारण जो है आपके कारण क्या होते हैं? 2 कारक होते हैं। देखिए एक जैविक कारक होता है, जैविक कारक, और एक अजैविक कारक, अजैविक कारक। ठीक है, तो ये 2 पारितंत्र के 2 कारक होते हैं, जैविक और अजैविक। अब आपको ये भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे हैं जैविक कारक क्या होते हैं और अजैविक कारक क्या होते हैं। देखिए जैविक कारक जो इसमें जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। किसमें? जैविक कारक में। जैविक कारक में जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए सभी जीव जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव जो है ये जैविक कारक हो जाते हैं। जो अजैविक कारक क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी अकार्बनिक घटक जो है प्रकृति की निर्जीव भौतिक और रासायनिक संरचना अजैविक घटक हैं। जैसे भूमि, पत्थर, पानी, तापमान, वायु। तो ये इनसे जैविक और अजैविक में एग्जाम्पल में आपको पूछता है कि इसमें से कौन सा जैविक है, कौन अजैविक है। तो जैविक दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें अजैविक घटक बताइए इसमें मिला के। तो आपको ऐसे अलग करना है। तो अजैविक में आपका भूमि, पत्थर, पानी, तापमान, वायु आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे दिए हैं भाई राज्य के कुछ नृत्य दिए गए हैं, उनके राज्य से संबंधित दिए गए। इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा। लेकिन कर्नाटक के कहने की कथक, तो ये कथक जानते हैं आप कहाँ का है? ये आपका उत्तर प्रदेश का है, यूपी का हो गया। तो ये तो आपका नहीं सही है। तमिलनाडु कह रहे कि लावड़ी, लावड़ी देखिए महाराष्ट्र का है। कहाँ का भाई? महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का है, तो ये भी आपका नहीं मैच कर रहा है। असम कह रहे हैं कि गुइया, तो गुइया जो है अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये भी आपका नहीं। कह रहे कि आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ये चौथा है कि आपका सुमेलित है और सब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, और गुइया जो है अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस प्रकार आपका सुमेलित सिर्फ चौथा नंबर है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी को याद रखना है आंध्र प्रदेश। करें कि जो पूरी है वो आदिपकी है आंध्र प्रदेश, आदिपकी है आंध्र प्रदेश। तो ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे, चलिए भैया आइए आगे चलते हैं।
कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस नहीं है, मतलब कि जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो वह कौन सी नहीं है, वह कौन सी नहीं है, इसमें आपको बतलाना है। तो कौन सी भाई, कनेक्ट CO2 है, N2 है, N2O है, CH4 है। तो देखिए कौन सी है आपका सेकेंड नंबर जो है, यह जो है एक पौधा घर गैस नहीं, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो है ये आपकी कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपकी जो है यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछता है कि इनमें से बताइए कि प्रमुख कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हम यहाँ प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसे जलवाष्प हो गया, जल वाष्प ये हो गया, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। CO2 है, मीथेन है, CH4 है, ओजोन है, O3 है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, ये मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न है, यानी कि ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय संधिपत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है। बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्योटो संलेख या मॉन्ट्रियल संलेख, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल संलेख जो है ओजोन की परत को संरक्षित करने के लिए 1927 में जो है एक समझौता हुआ, उसे मॉन्ट्रियल संलेख मतलब समझौता हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड नंबर सही हो जाएगा, सेकंड नंबर सही हो जाएगा। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। इसका उद्देश्य जो है ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करना जो है क्योटो संलेख का मुख्य उद्देश्य था। तो इसको जो है 11 दिसंबर, इनका समय भी पूछ लेता है, 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। ठीक है, 1997 क्योटो संलेख जो समझौता हुआ था 1997 में, ठीक आया था, ये जापान में थी। या 16 जनवरी 2005 को अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया था, 16 जनवरी 2005 में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ ध्यान रखना है, दोनों पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल जो समझौता ओजोन से संबंधित था और क्योटो संलेख जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ठीक, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता नैदानिक परीक्षण करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका नैदानिक शिक्षण परीक्षक जो है आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पहले तो नैदानिक से परीक्षण क्या होता है। देखिए यह जो है किसी विशेष विषय या अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, उसी को नैदानिक परीक्षण कहते हैं। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ABCD आपको कूट दिए गए हैं, आपको इसी में आपको करना है। तो इसमें अभी देखिए पढ़ने में टाइम टेकिंग होता है, तो प्रैक्टिस करिए। 2.5 घंटा बल भी समय होता है, लेकिन कब बीत जाता है आपका थोड़ा सा समय लगता है भाई। ठीक है, तो देखिए पहला विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करना नहीं। ठीक, अगला करें EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, बिल्कुल ये आपका सही है। फिर करें विद्यार्थियों की अधिगम की गति का आकलन करने में, ये भी आपका सही है। फिर करें EVS में विद्यार्थियों को कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में नहीं। ठीक है, तो नैदानिक का मतलब हमने आपको बताया कि नैदानिक परीक्षण क्या होता है, किसी विशेष विषय का अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आप देखिए कौन सा सही हो जाएगा, मतलब BC किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर चौथे में है, तो BC आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। तो बताइए, कह रहे शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, या शिक्षण में कमियों को पहचानने में, या मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, या विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका देखिए कह रहे कि शिक्षकों को उसके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि करने में, तो ये आपका सही है। फिर कह रहे कि शिक्षण में कमियों को पहचानने में, ये भी आपका सही है। और आगे देखते हैं, अगला है यानी कि मासिक रिपोर्ट कार्ड करना है, कि ये आपका नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला, B नंबर और
डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला करें, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। देखिए अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, तो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री आप पहले जानिए ये क्या होते हैं। ये जो है आमतौर पर भौतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें शिक्षण के दौरान पकड़ा दिखाया या संदर्भित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे चार्ट, तो ये इनके अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के उदाहरण जो है जैसे चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा भाई, पोस्टर हो गया, मॉडल, फ्लैश कार्ड, ये जो हैं अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, जैसे चार्ट, पोस्टर, मॉडल, फ्लैश कार्ड। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, अब इसी में ये अप्रक्षेपित था, अगर प्रक्षेपित भी ध्यान देना है तो प्रक्षेपित शिक्षण क्या होता है, या सहायक सामग्री चित्र या जानकारी प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर या समान उपकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखना है, प्रक्षेपित में जैसे स्लाइड से ये हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, एपिड स्कोप हो गया। तो ये आपके किस में आएंगे, ये प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यहाँ पर अप्रक्षेपित पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए। चलिए भाई, थोड़ा सा प्रश्न इसमें स्क्रीन पे आने में दिक्कत होती है, बड़े बड़े हैं। चलिए छोटा हो गया। देखिए, कह रहे कि श्री रोहन ने विषय जल संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या उद्देश्य है। अगला करें कि वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, पहला ही सही हो जाएगा। और भी पढ़ लीजिए, वह विद्यार्थियों को समाज में जल संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव को अवगत कराना चाहता है। फिर कह रहे हैं कि वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों को विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें पहला ही सही हो जाएगा। देखिए, कह रहे हैं कि श्री रोहन ने विषय जो है जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। तो वह जो है विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे देखते हैं, कह रहे कि ईबीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। कह रहे कि अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समकालीन परिप्रेक्ष्य में, या अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, या अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो ईबीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है, ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर हो जाएगा, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अगला है, देखिए 81 नंबर प्रश्न, कक्षा में ईबीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए, किससे बचना चाहिए। कह रहे कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। तो देखिए, ये जैसे हतोत्साहित शब्द आ जाए, ये निगेटिव शब्द को दर्शाता है, और ये हमेशा कभी भी सत्य कथन नहीं होता है। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो है शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर दृष्टि प्रदान करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए 83 नंबर प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को होने के आघात का सामना किया है। फिर यात्रा, आश्रय, कार्य और खेल, पानी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आश्रय। ठीक है, आश्रय। अगला प्रश्न है, कहने कि ईबीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो कहने की चर्चा, भाई चर्चा करें कि चर्चा करने से तो नहीं होगा। फिर सर्वेक्षण और चर्चा। फिर करें कि साक्षात्कार नहीं,
प्रयोग करने से नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। सर्वेक्षण और चर्चा जो है उपयुक्त रणनीति हो सकती है। अगला देखिए, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा भाई अत्यंत अनुभव जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका पहला वाला सही हो जाएगा, प्रासंगिक अनुभव। ठीक है, देखिए प्रासंगिक अनुभव क्या होता है। देखिए शिक्षार्थियों को पर्यावरण के मुद्दों की प्रासंगिकता और महत्व को देखने में मदद करता है, पर्यावरण के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यानी कि भागीदारी, लेकिन नहीं वाला आपसे बताना है, नेतृत्व, सहयोग, हदबंदी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, हदबंदी। हदबंदी मतलब जैसे गुट से क्या होना, अलग होना। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ये नेतृत्व होगा, भागीदारी होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ये तो आपका सही हो जाएगा। तो हदबंदी आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। यानी कि बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, फिर कह रहे हैं कि प्रयोग, साक्षात्कार, सर्वेक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, कह रहे कि ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। तो भाई 88 का कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे कि समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, फिल्म शो। तो ये आपके एक भी नहीं होंगे, तो आपका समूह चर्चा सही हो जाएगा। तो ईवीएस में किसी समस्या का या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा, समूह चर्चा। अगला प्रश्न होगा, कह रहे कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे कि अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, याद रखने, देखिए याद रखना रटन है, ऑप्शन क्या होते हैं, निगेटिव को दर्शाते हैं, दृश्य कौशल या पहचानने का कौशल। तो कौन सा होगा, अवलोकन कौशल। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए किससे बचना है, कह रहे कि समूह चर्चा, स्कूल आधारित आकलन, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना। तो भाई कौन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना, मतलब जोर नहीं देना है, जोर नहीं देना है कि भाई तुम सही उत्तर बताना वरना मार पड़ेगी। कहने का मतलब कि आपका तीसरा ही सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा समय पर। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।